हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद अभय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, मैं हूं चंचल और आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 की, जिसमें हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने क्लास 6 की हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है। जिन लोगों ने अभी तक क्लास 6 की हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, वह प्लेलिस्ट से जा कर के चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप उसे पहले जाकर पढ़ सकते हैं। क्लास 7 की हिस्ट्री का आज हमारा 3rd चैप्टर है, जिसका नाम है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। इसके पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है क्लास 7 की हिस्ट्री का, और आज 3rd चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। बच्चों, इस चैप्टर में हम दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच जो है जिन प्रमुख राजवंशों ने शासन किया उनके बारे में पढ़ेंगे। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेडिवल हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। आइए स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। तालिका 1 पर नजर डालिए। पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान, जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। कौन परास्त किया? तोमरों को अजमेर के चौहान ने परास्त किया। तोमरों और चौहान के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 पर फिर से नजर डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। जिस इलाके को आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहां इन सुल्तानों के अनेक नगर बसाए गए। आइए हम तालिका 1 को पहले देखते हैं और फिर उसके बाद हम मानचित्र 1 को देखकर दिल्ली, कुहाना, सीरी और जहांपनाह को पहचानते हैं। ये है तालिका 1। दिल्ली के शासक, जो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है, उसके प्रमुख जो शासक हैं उनका एक पूरा तालिका दिया गया है। आइए उस तालिका को देखते हैं। शुरू में राजपूत वंश का शासन हुआ दिल्ली पर। इसमें सबसे पहले तोमर, जो आरंभिक 12वीं शताब्दी से लेकर 1165 तक का शासनकाल रहा है इनका। इनमें महत्वपूर्ण शासक अनंगपाल, जिनका शासन 1130 से लेकर 1145 तक था। अगला है चौहान वंश। चौहान वंश का शासनकाल 1165 से लेकर 1192 तक था। इसमें महत्वपूर्ण शासक पृथ्वीराज चौहान, जिनका शासनकाल 1175 से लेकर 1192। फिर आते हैं बच्चों प्रारंभिक तुर्की शासक, जिनका शासनकाल 1206 से लेकर 1290 तक था। इसमें सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया, जिसका शासनकाल 1206 से लेकर 1210 तक था दिल्ली पर। शमसुद्दीन इल्तुतमिश इसके बाद थे, जो 1210 से लेकर 1236 तक शासन किए। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान, जो कि 1236 से लेकर 1240 तक शासन की। ये पहली महिला भी रही जिन्होंने पहली बार किसी राज्य वंश की शासन काल में रही। इसके बाद गयासुद्दीन बलबल,
जो कि 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। अगला वंश स्टार्ट हो जाता है खिलजी वंश का। ये खिलजी वंश पहले आए थे राजपूत, जिसमें तोमर, चौहान, फिर उसके बाद प्रारंभिक तुर्की शासक, अब खिलजी वंश। खिलजी वंश के महत्वपूर्ण शासक जिन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की थी, जलालुद्दीन खिलजी। 1290 से लेकर 1296 तक इनका शासनकाल रहा, 4 साल का 6 साल का। अलाउद्दीन खिलजी जो है कि 1296 से लेकर 1316 तक का शासनकाल रहा इनका। यह है तुगलक वंश। खिलजी वंश के बाद स्टार्ट होता है तुगलक वंश, जो कि 1320 से लेकर 1414 तक ईस्वी तक था। यह राजवंश सबसे ज़्यादा देर तक था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शासक जो कि गयासुद्दीन तुगलक पहले शासक थे, जिनमें 1320 से लेकर 1324 तक का इनका शासनकाल था। इसके बाद मोहम्मद तुगलक, जो कि 1324 से लेकर 1351 तक इनका शासनकाल था। फिरोज शाह तुगलक, जो कि 1351 से लेकर 1388 तक का इनका शासनकाल था। इसके बाद आता है सैयद वंश का क्रम। सैयद वंश स्टार्ट हो जाता है, जिसके महत्वपूर्ण शासक का नाम है खिज्र खां। 1414 से लेकर 1421 तक का इनका शासनकाल रहा। अब आते हैं लोधी वंश, सबसे लास्ट दिल्ली सल्तनत के। 1451 से लेकर 1526 तक इनका शासनकाल रहा। इसके महत्वपूर्ण शासक बहलोल लोधी, जिनका शासनकाल 1451 से लेकर के 1489 ईस्वी तक था। ये बच्चों मानचित्र 1 में देखिए, ये दिल्ली के आसपास के क्षेत्र थे जो दिल्ली सल्तनत में महत्वपूर्ण केंद्र थे, जैसे फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला, हौज खास, सीरी, जहांपना, दिल्ली ए कोहना, कुतुब मीनार, हौज ए सुल्तानी, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, यह सब दिल्ली के आसपास के क्षेत्र थे जहाँ पे महत्वपूर्ण नगर जो बसाए गए थे, इन सुल्तानों के द्वारा बसाए गए थे, उनके नाम है ये। सुल्तानों के अधीन दिल्ली। इतिहास तारीख एकवचन, तवारीख बहुवचन है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। न्याय चक्र। 13वीं सदी के इतिहासकार फक्र ए मुदब्बिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दें। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। पहला, तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते होंगे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थीं, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उन्हें सिंहासन से हटा दिया गया।
बच्चों, जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद की बात की गई। आइए देखते हैं ये क्या है। जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। इसको जन्मसिद्ध अधिकार कहते हैं। लिंग भेद। स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। ये लिंग भेद का मतलब हुआ, पुरुषों और स्त्रियों में जो भेदभाव होता है। रजिया के बारे में मिनहाज ए सिराज के विचार। मिनहाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रज़िया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थीं। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से लेकर 1289 के व्यवहार से रज़िया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा। 980 से लेकर 1003 तक इनका शासनकाल रहा। उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रज्ञा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन। नजदीक से एक नज़र। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता है। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होते हैं। खिलजी तथा तुगलक शासकों बदंगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बिठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकार के प्रति नहीं। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, जो शराब बनाने वाले और बेचने वाले होते हैं उन्हें कलाल कहते हैं, फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाख नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है।
पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुफ्ती कहे जाते थे। मुफ्ती का फर्ज सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों के राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने के बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा गया। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान उपज का लगभग 50% होता था, ये कृषि पर आधारित कर था। मवेशियों पर तथा घरों पर ये कर लिए जाते थे उस टाइम पे। 3 तरीके के, मवेशियों पर, घरों पर और कृषि पर। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें पैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी-कभी चट्टानी उबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाकों से किले बना कर रहते थे। कभी-कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग-अलग हिस्से में आपस में इस तरह गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहां एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसीलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए औजारों से बांसों को काट डालती हैं। 14वीं सदी में भारत में आए यात्री जो थे, कहाँ से आए थे? इब्न बतूता मोरक्को से आए थे। अफ्रीकी देश मोरक्को से इब्न बतूता आए थे, जिन्होंने सरदार और उनकी किलेबंदी के बारे में ऐसा वर्णन किया है। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसआक्सियान, आधुनिक उज्बेकिस्तान, जिसको ट्रांसआक्सियाना कहते थे उस टाइम पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में
दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालने प्रशासन के लिए भी भारी चुनौती थी। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तालिका एक को फिर से देखें। आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा। ये देखिए, सैयद और लोधी वंश 1526 ईस्वी तक शासन किए। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थीं और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों के जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली, और उनका शासन बहुत ही कुशल था और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूरी 1540 से लेकर 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था, और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से लेकर 1540, फिर 1555 से लेकर 1556 तक इनका शासनकाल था, जो कि 2 बार में आता है। इनको चुनौती दी थी शेरशाह सूरी ने और उनको हरा दिया था। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं को अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से लेकर 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन से अलाउद्दीन खिलजी वाले लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों से अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। सम्राट अकबर का जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। बाद में जब हुमायूं के बेटा जो अकबर थे, वो शेरशाह सूरी के प्रशासन की व्यवस्था को ही अपनाते हैं, जिनका शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक था। तो बच्चों, हमारा यह चैप्टर भी समाप्त होता है। आपको जो चीज़ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।